क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट की किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है के वो सब चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद फिर से हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और वो एमसीक्यू बेसिकली जो है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा है, यूरिन का फॉर्मेशन जो पढ़ा है उस पर बेस्ड एमसीक्यू होंगे। ठीक है, देखो बेटा कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, दे मे बी सम कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू। तो हमारा जो पर्पस ये है कि हम वैसे एमसीक्यू को भी डिस्कस करते हुए चले ताकि एग्जाम में लास्ट मिनट पे हम कोई गलती करके ना आ जाए हम। ठीक है ना, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लेक्चर ध्यान से सुनते हैं हम और उसके बाद फिर एमसीक्यू को लगाएंगे। ठीक है, और जब एमसीक्यू लगाएंगे ना तो बिल्कुल आप अलर्ट रहा कीजिए। पहले आप एमसीक्यू का खुद आंसर किया कीजिए और वीडियो को रोक लिया कीजिए और उसके बाद फिर जो है मेरा आंसर सुना कीजिए। ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो फायदा होगा हमको, थोड़ा थोड़ा जो है वो समझ में आएगा कि हम फिजियोलॉजी में कितना सीख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले क्लास फिनिश करते हैं फिर एमसीक्यू पर लोड कराते हैं। ठीक है, हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हमने देखा लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि अलग अलग एनिमल में किस प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं और क्या होता है अमोनोटैलिक, क्या होता है यूरियोटैलिक, क्या होता है यूरिकोटैलिक। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किडनी में नेफ्रॉन का मतलब क्या है, वासा रेक्टा क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा कि रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, रीनल मेडुला क्या होता है, कॉलम ऑफ वर्टिन क्या होता है, रीनल पेल्विस क्या होता है, मेजर कैलिक्स क्या होते हैं, माइनर कैलिक्स क्या होते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे वैसे स्ट्रक्चर पूरा दिमाग के अंदर घूमना चाहिए, दिखना चाहिए कि जैसे मैंने बोला रीनल पेल्विस, झट से आपके सामने तस्वीर आना चाहिए कि हाँ ये होता है रीनल पेल्विस। ठीक है ना बेटा, ठीक, वो देखा हमने। फिर हमने देखा लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी यूरिन के फॉर्मेशन के स्टेप क्या होते हैं, कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, कैसे जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है और कैसे सिक्रीशन होता है। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन को देखा हमने यहाँ पे कि क्या रोल प्ले करता है ग्लोमेरुलस, क्या रोल प्ले करता है जो है वो बोमेन कैप्सूल, क्या रोल प्ले करता है पीसीटी, क्या रोल प्ले करता है लूप ऑफ हेनले और क्या रोल प्ले करता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। याद है? ठीक है, वो देखा हमने। फिर हमने बात किया नेक्स्ट लेक्चर में, हमने पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि किस प्रकार से वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले जो है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है। अब इसमें देखो, इस लेक्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम 100% एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का हम नहीं छोड़ रहे हैं। और बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी कुछ पढ़ रहे हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेशली इन ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट के। कुछ भी क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उसके दिए आगे पीछे निकलता है ना तो वो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट से आगे पीछे नहीं जाएगा, याद रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिन है तो यूरिन का कलर जो है वो यूरोक्रोम के कारण स्पेसिफिक कलर होता है उसका, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो यूरिन में क्या, तो यूरिन के बारे में डिटेल पिछली परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट के अंदर डला हुआ है। तो लेक्चर के बाद में, लेक्चर के दौरान जो आप देखते हैं बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन पर जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट मिलती है बेटा आपको, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पढ़ लिया करो एक बार यार, है ना, कि एक बार पढ़ लिया करो। मेरे कहने पे थोड़ा बहुत भी मेरी बात को मानते हो ना तो प्लीज बेटा पढ़ लिया करो उसको ना। अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा बेटा ना, क्योंकि देखो मैं चाहता नहीं हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना बने एग्जाम में, कि आपको 100% कवर करना है बेटा। ठीक है ना, एग्जाम को फोड़ के आ रहा है और आपको लगता है परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है तो कमेंट में डाल दो भाई ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, लेक्चर में शामिल कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी होगी बेटा, है ना, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा ना अपनी ओर से, कि नहीं करेंगे वो भी। चलिए, तो अब
सबसे पहले लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चन के आप आंसर करेंगे के चलो ठीक है, मैं छोटा हो जाता हूं बेटा, अब आंसर करो के आपको बताना है। आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो मैंने क्या किया, मैं नंबर डाल देता हूं, चलो ठीक है, नंबर डाल दिया मैंने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8 के आपको बताना है नंबर 1 8 से 8 तक की लेवलिंग क्या है के आपको यह स्ट्रक्चर पहचानना है और बताना है कि एक नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, 8 के व्हाट इज द मीनिंग एंड प्लीज लेवल द डायग्राम फ्रॉम 1 to 8। जो 1 to 8 दे रखा है बेटा आपको लेवल करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेना जो है, लेवल करना और कमेंट में लिख भेजना के आपके लिए के मुझे मालूम आप कर लोगे अच्छे से, थोड़ा रिकॉल करो, कर लोगे बेटा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन दूं आपको मैं, चलिए अब आप देखिए, इसमें आपको बताना है कि विच इज द प्रोसेस ए, प्रोसेस ए क्या है, प्रोसेस बी क्या है और प्रोसेस सी क्या है। इन प्रोसेस के आपको नाम बताने के आपको एक दिया गया डायग्राम में आपको बताना है कि विच प्रोसेस इज द ए, विच प्रोसेस इज द बी एंड विच प्रोसेस इज द सी। यानी आपको बताना नेम ऑफ प्रोसेस, क्या बताना आपको, प्रक्रियाओं के नाम बताने आपको, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में जो ए बी सी प्रक्रियाएं हैं उनके नाम बतलाने हैं और कमेंट में लिख भेजना के। और जब भी कमेंट में बेटा आंसर करो ना तो एक एक सिंगल क्वेश्चन अलग अलग कमेंट किया करो, क्योंकि क्या होता है मैं पढ़ नहीं पाता कई बार, आप लंबा कमेंट करते हैं ना तो फिर वो उसको खोल के क्लिक, समझ गए ना के, तब थोड़ा सा फैसिलिटी मेरे को भी दो ना के। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर अलग, दूसरे का आंसर अलग किया करो कमेंट में, ठीक है। करोगे अच्छी बात है के, मान लो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं उसको आप, ठीक है। ये सब साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। फिर अब आपको बताना है इसमें कि ये हम देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले को देख रहे हैं, इसमें बताना है कि जो केमिकल फर्स्ट जो निकला है वो क्या है, सेकंड क्या है और ये थर्ड क्या है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या अंदर और बाहर हो रहा है लूप ऑफ हेनले से, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से जो बाहर निकल रहा है वो केमिकल क्या है, जो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में एंटर से बाहर निकल रहा है वो केमिकल क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को आपको पहचानना है, बताना है आपको क्या है, ठीक है। क्लियर, समझ गए बात को। अब पिछली क्लास में हमने बात किया था काउंटर करंट, तीनों प्रश्नों के उत्तर सही है ना, ऐसा नहीं कि सुन लिया केवल आगे बढ़ा के वीडियो कि हाँ अब हो गया करेंगे के। आप मेरे सच में आप मेरे स्टूडेंट बेटा, आप मेरे कमांडो हैं के, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि टीचर का की बात नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, ठीक है। तो आपको बताना उत्तर देना, ठीक है। मैं देखता हूं कि ये मत सोचना कि सर ने हार्ड वाला बटन नहीं दबाया, मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाने के अलावा आई एम नॉट वेरी मच एक्सप्रेसिव, कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता चीजों को। मैं केवल और केवल मैं आपको लगता है कि सर को बहुत रूटीनली हमको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं और आप मेरे फैमिली का हिस्सा है, लेकिन मैं उतना ही स्ट्रिक्ट भी मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छा करें लाइफ में, के जैसे मैं अपने बच्चे के लिए चाहता हूं ना वैसे ही आपके लिए चाहता हूं बेटा, के। तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, के आपको जो है वो जो कह रहे हैं फॉलो कीजिए और सफल होइए, के जब आप उससे फेलिसिटेशन सेरेमनी में मिलेंगे ना तो मुझे गर्व होना चाहिए आप पर, ये बच्चा मेरा अच्छा किया, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने पिछली क्लास में काउंटर करंट मैकेनिज्म को देखा था हमने कि इसका मतलब क्या था, अच्छे से हमने एक चीज को समझ के। और प्लीज बेटा ना काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 जो था उसको एक बार कभी आप एक अगले 8 डेज के अंदर जो आपने थ्योरी पढ़ा उसको एक उसको नोट्स बनाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि भूल ना जाए आप उसको, है ना, ठीक है। चलिए अब हम आज बात करेंगे कि जो ह्यूमन किडनी है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कैसे मालूम चलता है उसको, कैसे वो अपने आप को मैनेज करती है, कैसे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन वो डिसाइड करती है, यानी क्या फैक्टर्स है जो यूरिन के अंदर कितना वाटर बाहर निकलना चाहिए, यूरिन कितने कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड होता है, कैसे होता है। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब एक बात तो पता है आपको, अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने आपको जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में बताया था, मैंने आपको मैकुला डेंसा के बारे में बताया था, उन्हीं चीजों को अब थोड़ा सा डिटेल में यहां पर हम देखेंगे। देखिए मैमेलियन किडनी कैन एडजस्ट बोथ द वॉल्यूम एंड ऑस्मोलिटी ऑफ यूरिन, के मतलब यूरिन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकती है किडनी, और यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं ऑस्मोलिटी बोल रहे हैं, इसको हम ऑस्मोलिटी कहते हैं, इसको भी किडनी कंट्रोल कर देती है। तो याद रखिए बेटा, यानी वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड ऑस्मोलिटी ऑफ यूरिन जो है वो आसानी से जो है वो किडनी उसको कंट्रोल कर सकती है।
डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस एंड द रेट ऑफ यूरिया प्रोडक्शन के। अब ये सब कुछ किस बात पर निर्भर करेगा, यानी कितना वॉल्यूम यूरिन का होना चाहिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि एनिमल की बॉडी में कितना वाटर का इंटेक है। यदि एनिमल का वाटर इंटेक कम, एनिमल की बॉडी में वाटर इंटेक यदि कम है तो यूरिन कम निकलेगा। आप देखिएगा ठंड के दिनों में जो है वो लोग जो पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम बाहर जाता है। जब आप ज्यादा वाटर इंटेक करेंगे तो यूरिन जो है वो ज्यादा बाहर जाएंगे आपके। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कि कई बार मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों को जाना पड़ता है। अब मान लो अब आप सबसे बड़ी मुसीबत किसकी होती है आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी होती है जो व्यक्ति चेयरपर्सन होता है। अब कॉन्फ्रेंस की शुरू हुई, आपको उन्होंने बोला कि फला फला डॉक्टर साहब हैं, आप ये बैठेंगे यहाँ पे, अब बाकी लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप बैठे हुए मंच के ऊपर। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो आपको पता है कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि वो हर 90 मिनट में एक टी ब्रेक होता है कि चाय के लिए ब्रेक। तो वो एक्चुअली वो टी ब्रेक नहीं होता, वो होता भी यार इसको यूरिन यूरिन जाना चला जाए आदमी, ठीक है ना, सच्चाई यही है। यानी वो जो ब्रेक होते हैं ना, वो ब्रेक के का पर्पस ये होता है। अदरवाइज आपका इतने घंटे बैठना प्रॉब्लम। जैसे आपको बता दो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि मुझे जो है वो मेरा जो है, मैंने कई सारे लोगों जो मेरे कजिन्स हैं, मेरे कजिन ब्रदर्स, उनकी मैरिज हुआ तो मैं उनको जैसे मैं देखो आपको बता दूं मैं कि मैंने कभी बताया शेयर नहीं किया आपसे, मैं जब मेरा मैरिज हुआ तो मैंने जो है वो प्रेफर किया, मैंने मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत सोच, मैंने प्रेफर किया कि इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। पिताजी को समझाया, बहुत मनाया उनको, छोटा कार्यक्रम करेंगे, एक दिन में जैसे होता है कि जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो मैरिज होती है वैसा करेंगे। इतने घंटे ये बारात आएगा, घोड़ी होगा, वो सब मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब मैं समझाऊँ एक थोड़ा सा फैमिली में म्यूटेंट वैरायटी हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ। सबके में जाता हूँ मैं, पर मैं खुद से अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने उतना जो है वो कष्ट नहीं सहा के। मेरे भाई का मैरिज हुआ, उसको घोड़े पर बैठ के इतने घंटे, तो वो क्या बोलता, वो बोलता कि यार सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इतने घंटे, एक तो इतने घंटे बारात में लोग डांस कर रहे हैं, बहुत लंबा लंबा घंटा डांस कर रहे हैं, बारात को यहां से वहां पहुंचने में 2.5 घंटा लगा दिए इन लोगों ने। अब इनको क्या पता कि दूल्हा भी इंसान है, उसको भी यूरिन वूरिन आ सकती है। अब घोड़े पर उतर के कहां जाएगा वो? फिर जब वहां पहुंचे गेट पर, तो वहां पे जो लड़की वाले थे उन्होंने स्वागत किया उन्होंने, और 1 घंटा 2 घंटा वो पूजा करते रहे। फिर दूल्हे को मंच पे ले गए। अब दूल्हा वैसे ही परेशान चल रहा है कि उसे क्या, मतलब वो सोच रहा है कि कहीं 5-10 मिनट को ये छोड़ दे मेरे को। अब चूंकि दूल्हा तो वीआईपी गेस्ट है, कहे छोड़ दे आदमी उसको। फिर उसने धीमे से बोला कि यार मतलब वॉशरूम जाना है मेरे को। फिर उसको अरे जमाई राजा को लेके चलते हैं फिर, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी ऑकवर्ड सी कंडीशन है। तो हमारा जो किडनी है वो यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे करता है आपका, तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, वाटर इंटेक कम कर देते हैं कि यूरिन बार बार ना आए, तो वो वाटर इंटेक कम कर दे। जैसे ही वाटर इंटेक कम होता है तो यूरिनेशन कम हो जाता है। आपको तो हॉस्पिटल के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। हॉस्पिटल के अंदर जब कभी कोई पेशेंट एडमिट होता है ना, तो आपने कभी गौर किया आपने कि नर्स के पास एक चार्ट होता है, उस चार्ट में कितना फ्लूइड चढ़ाया और कितना यूरिन पास हुआ। तो यूरिन की थैली ने, आप देखेंगे हॉस्पिटल में हमेशा जो है कैथेटर लगाते हैं, यूरिन पास करने के कैथेटर लगाते हैं। और कैथेटर लगाने का कारण यह होता है कि यूरिन का वॉल्यूम नाप सके, कितना फ्लूइड इंटेक था, कितना फ्लूइड बाहर निकला है, तो उसका पूरा वॉल्यूम मेजर करते हैं, कितना एक्सक्रीशन, क्या किडनी का काम फंक्शन क्या चल रहा है। तो वो कई चीजें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूरिन का आउटपुट यूरिन जो है वो मेंशन करना पड़ता है। चार्ट का डॉक्टर आता है, चार्ट देखता है, हाँ भैया यूरिनेशन भी प्रॉपर है, इसका इनपुट इतना डाला था, आउटपुट इतना रहा है उसमें के, तो वो बैलेंस को मैनेज कर कितना फ्लूइड इंटेक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इट्स ऑल साइंस, ठीक है, कि कैसे आपको बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट को मैनेज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिसिन, ठीक है। तो हमारा जो किडनी है वो हमारे सॉल्ट के बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस पर डिपेंड करता है। बॉडी में आपका फ्लूइड कंटेंट कितना, इंटेक्ट फ्लूइड का, उस पर डिपेंड करता है। और कितना यूरिया प्रोडक्शन, जैसे आप देखेंगे कि जब कभी मैं आपको बता दूं, कई लोग जिम जाते हैं, और जिम में क्या होता है, सबसे खतरनाक चीज जिम के अंदर होती है कि जिम में जो ट्रेनर होता है ना, जो आपको एक्सरसाइज कराए, ट्रेनर जो है वो, हर ट्रेनर जो है वो प्रोटीन को बेचने वाला एक एजेंट बन चुका होता है। कई लोग बड़े ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि जो आपको बोलते हैं भाई प्रोटीन खाओ, पाउडर मैं ला दूंगा। अब वो पाउडर सही है, डुप्लीकेट है, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, ठीक है। बॉम्बे में एक जगह पर सर्च हुआ, मालूम चला वहां पे कि वहां पे जो है वो लाखों रुपए का प्रोटीन पाउडर नकली, जो बहुत
रॉ क्वालिटी का खराब था, जिससे किडनी खराब होने का खतरा था, वैसा भरा हुआ था जो ब्रांडेड नाम से बिक रहा था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं आपको पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को अवॉइड करना ज्यादा, नेचुरल प्रोडक्ट सबसे अच्छे होते हैं। इफ यू वांट मोर प्रोटीन यू कैन टेक एग्स, यू कैन टेक पल्सेस, दाल ले सकते हैं आपके, आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हैं वो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म। फिर तो जब कभी लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो हमेशा देखना आप, उनको एक एडवाइस मिलती है, पानी ज्यादा पीना। क्यों क्यों पानी ज्यादा? क्योंकि जैसे आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड का इंटेक बढ़ जाएगा, अमाइनो एसिड का इंटेक बढ़ जाएगा तो उसका डीएमिनेशन बढ़ जाएगा, डीएमिनेशन बढ़ जाएगा तो यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो निकालने के लिए यू नीड मोर एंड मोर वाटर, आपको चाहिए पड़ेगा पार्टनर वाटर। भाई पूरा सीधा यूरिया थोड़ी निकलेगा, वाटर के साथ ही निकलता है यूरिया बाहर, भले ही मॉडरेट क्वांटिटी में वाटर चाहिए पर वाटर चाहिए होता है यूरिया को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो मतलब वेन एवर यू आर टेकिंग मोर प्रोटीन रिच डाइट यू नीड मोर वाटर, यू नीड मोर वाटर, फ्रैंकली स्पीकिंग यू नीड मोर वाटर, आपको अधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो चलो एक इतनी लंबी बात, मतलब देखो बेटा मेरा कहने का मतलब ये कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप महसूस करो कि हाँ आसपास की दुनिया में हम क्या देखते हैं उसको। के मेमेलियन किडनी कैन एडजस्ट बोथ द वॉल्यूम एंड ऑस्मोलिटी ऑफ द यूरिन डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस एंड द रेट ऑफ द यूरिया प्रोडक्शन विद हाई सॉल्ट लेवल एंड लो वाटर अमाउंट। के जब सॉल्ट लेवल बॉडी में अधिक होता है, वाटर अमाउंट कम होता है, ए मैमल कैन एक्सक्रीट यूरिया एंड सॉल्ट विद मिनिमम लॉस वाटर लॉस इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। के तो यूरिन, अब यूरिन आप देखेंगे डॉक्टर लोग क्या करते हैं आपको, कि डॉक्टर का हमेशा जो है जब कभी जांच करना होगा बोलेगा यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट से क्या मालूम चलता है कि यूरिन के अंदर कोई शुगर तो नहीं आ रही है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन एल्बुमिन तो नहीं आ रहा है, यूरिन के अंदर कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, यूरिन के अंदर कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है। के और यूरिन का कॉन्सेंट आप देखें, यूरिन की रिपोर्ट में लिखा होता है यूरिन का कलर, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यूरिन का जो है वो पीएच कितना था वो भी लिखा होता है, और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, यानी यहां से रिपोर्ट शुरू होती है यूरिन की। ठीक है, मैं लगाना भूल गया यहाँ पे प्रेजेंटेशन, अदरवाइज मैं आपको यूरिन का रिपोर्ट भी दिखाता कैसा रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो बड़ा कॉमन है, घर में हर घर में एक ना यूरिन का रिपोर्ट कहीं ना कहीं पड़ा होता है, किसी न किसी जांच कराई होती है। ठीक है, तो हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन कब निकलेगा, ऐसा यूरिन जिसका कॉन्सेंट्रेशन काफी अधिक होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, तब निकलेगा जब वाटर इंटेक कम हो रहा हो और हाई सॉल्ट लेवल हो, यूरिया भी अधिक बन रहा हो, तो वैसी कंडीशन में मिनिमम वाटर लॉस से मोर कॉन्सेंट्रेट यूरिन बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब लो सॉल्ट लेवल हो, बॉडी में सॉल्ट का लेवल कम हो, फ्लूइड इंटेक वाटर इंटेक अधिक हो, वैसी कंडीशन में जो किडनी को एक्सेस वाटर को बाहर निकालना पड़ता है। यानी क्या होता है बेटा, वो जो एक्सेस वाटर होता है ना दैट इज वो हमारे फ्लूइड कंपोनेंट में उसको रखने जगह नहीं होती थी। कि हमारी बॉडी का, हमने कहा ना हमारी बॉडी एक कंपार्टमेंट के समान है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, तो एक्स्ट्रा वाटर को हमेशा बाहर निकाला जाता है। तो किडनी क्या करती है, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, उसको वो फिल्टर करती है। वो वैसी कंडीशन में सॉल्ट जो है ऑलरेडी कम है तो कम लेस कॉन्सेंट्रेट हाइपो ऑस्मोटिक यूरिन बाहर निकलती है। हाइपो ऑस्मोटिक यूरिन का मतलब है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, क्लियर? तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी डिसाइड किस बात से हुआ, कि कितना आपने जो है फ्लूइड का इंटेक है, कितना आपकी बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर The adaptability of osmoregulatory function is controlled by nervous and hormonal control। अब यहां पर नर्वस सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, कैसे जो है वो पीएच को सेंस करते हैं यूरिन के, कैसे यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं, कैसे ब्लड के अंदर यूरिया को सेंस करते हैं, यहां पर उसका रोल प्ले आता है। कि कैसे हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए आपको ऑलरेडी मैंने ये वाला डायग्राम समझाया हुआ है। कि मैंने आपको बतलाया हुआ था कि आपके जो आपका जो एफरेंट एट्रियोल, जो एफरेंट एट्रियोल है, इस एफरेंट एट्रियोल का मतलब क्या है, जो ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस तक जा रहा है। जो ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस तक जा रहा है बेटा, वो एफरेंट एट्रियोल है। और एफरेंट एट्रियोल में जो है हमको जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स देखने मिलती है, वेरी वेरी आईएमपी, मैंने कहा था जेजी सेल्स। ठीक है, कहां देखने मिलती है बेटा, है ना, एकदम भूलना नहीं आ रहा है ना, याद रखना। ठीक है, है ना बच्चों, याद रखोगे ना। तो एफरेंट एट्रियोल में आपको जक्स्टा ग्लोमुलर सेल देखने मिलती है कि, और उनसे लगी हुई होती है मैकुला डेंसा सेल। और मैकुला डेंसा सेल कहां होती है, वो डीसीटी, डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास में होती है। कि मैकुला डेंसा सेल जो होती है, दे कैन सेंस द ऑस्मोलरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको वो महसूस कर सकती है। जक्स्टा ग्लोमुलर सेल जो होती है वो एफरेंट एट्रियोल से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड को वो सेंस कर सकती है। और जैसे क्या होता है, जैसे आप देखते हैं अब क्या होता है, जैसे कि
प्रेशर कम है के, यदि ब्लड का प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो है वो रेनिन को रिलीज करती है के, क्योंकि देखिए यदि ब्लड प्रेशर कम रहेगा, बीपी कम रहेगा, ड्रॉप होगा बीपी, तो उसका मतलब यह हुआ कि फिर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा। और एक मैंने आपसे कहा था ना कि जो +10 mmHg का जो डिफरेंस है वही सारा खेल करता है यूरिन फिल्ट्रेट बनाने में। याद है आपको, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन को पढ़ा हुआ है हमने के, तो हमने कहा था कि जो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो फ्लूइड के बाहर निकलने को रोकता है, फिर जो वोमेन कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका अपना एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो फ्लूइड को अंदर लेने से रोकता है, तो ये दोनों रोकते हैं। लेकिन कैपिलरी का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड को बाहर की ओर धकाता है और वही जो है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करता है। क्लियर? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पूरा का पूरा जो भी यहां पर फंक्शन है कि यूरिन का जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, पहले तो फिल्ट्रेट का बनना जरूरी है, उस फिल्ट्रेट के एक कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, प्रॉपर फिल्ट्रेट को जो है वो फिल्टर करने के लिए, जो प्लाज्मा है उसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो है होती है उसके ब्लड प्रेशर को वो सेंस कर लेती है। मैकुला डेंसा जो है वो केमिकल लेवल पर जो है ब्लड को फिल्ट्रेट को वो सेंस कर सकती है। ठीक है, जैसे देखिए आप सुनते हैं के एकदम बेटा को अटेंटिव होकर सुनिए, इट्स लाइक ए स्टोरी, क्योंकि ये सब है। अब आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा सर थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर निकल कर दिखाओ ना। अरे भैया जो बता रहे हैं वो एनसीईआरटी ही है, और ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो बता जितनी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सब इतने डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं मैं आपको लिखवा दूं, वो लिखवा दूं जो व्यर्थ का किसी काम का नहीं है, तो लिख लो, टाइम खराब करोगे अपना। तो इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस रहिए कि आपका ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कि मुझे इस बात से मतलब है कि पेपर बनना चाहिए आपको। समझ गए बात को? ठीक है ना? इसलिए आपको मैंने पहले भी कहा ना कि जो सजेस्टेड रीडिंग है, जो चीजें आपको इसके लेक्चर के अलावा पता होना चाहिए, वो आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट के अंदर मिलता है, कि उसको देखा करो, है ना? लेक्चर में हम वक्त बर्बाद नहीं, लेक्चर में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि हम चीजों को रिकॉल करने के लिए, वहां टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम। ठीक है बेटा, चलो बुरा नहीं मानना, मैं डांट दिया हूं अभी, है ना? कभी कभी डांट देता हूं मैं, हाँ और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है मतलब मैं अपने बच्चों को भी डांटता हूं कि मेरे बेटे भी कुछ कभी गलती करते हैं तो उनको डांट पड़ती है, ठीक है? और छोटे वाला बेटा उसको भी डांट पड़ती है कई बार, ठीक है ना? वाइफ से मेरे को भी डांट पड़ती कभी कभी, है ना? तो अब अब आप वापस से अपने मुद्दे पर लौट के आते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर कहाँ हो गए आपके। तो देखिए सिंपल सी बात, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है, ठीक है? एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेशन के क्या इंपॉर्टेंट क्या कैसे करा के देखिए, सिंपल सी बात है, एफरेंट आर्ट्रियोल में जब ब्लड इंटर करता है रीनल आर्टरी से, तो रीनल आर्टरी देखो क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया एरोटा में, एरोटा से ब्लड गया आगे के आर्टरीज में, वहां से रीनल आर्टरी में गया, रीनल आर्टरी से फिर ब्रांचेस निकली और वो एफरेंट एट्रियोल में गया, और एफरेंट एट्रियोल के पास अपना एक दबाव है, और यदि उस प्रेशर में कुछ कमी आती है, वो दबाव कम है और ऐसा लगता है कि वो दबाव इतना कम है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, मतलब ये वो दबाव इतना कम है कि जो +10 mmHg का दबाव चाहिए होता है फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, वो दबाव प्रॉपर नहीं है, वहां पे कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है वो, या कम और जीरो हो गया, तो कैसे फिल्ट्रेट बनेगा? तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि एफरेंट एट्रियोल उस दबाव को महसूस करती है, और इनके पास में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होती है वो रेनिन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? वो रेनिन को रिलीज करती है। रेनिन इज ए हार्मोन, ठीक है? रेनिन को रिलीज करती है। देखते हैं हम, स्पेशलाइज्ड सेल्स जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल इन दी एफरेंट आर्ट्रियोल कहां होती हैं? इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिपमर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, के और आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो है यदि एम्स और जिपमर का पेपर एक साथ होता है नीट के साथ में, एनटीए के साथ में, तो आपको बता दूं मैं कि जो मुझे सुनने में आ रहा है यदि ऐसा होगा, द पेपर विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एम्स अथॉरिटीज, क्या टू मेंटेन द स्टेटस, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर जो है वो एकदम हल्का पेपर था, इसलिए जो है वो कटऑफ बहुत ऊपर गया था, तो इस बार साइकोलॉजिकल दबाव भी, इसलिए प्लीज के प्रिपेयर योरसेल्फ कि कुछ भी होगा आप ही सिलेक्ट होंगे। पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो भी हम ही सिलेक्ट होंगे, पेपर थोड़ा आसान बनेगा तो भी हम ही सिलेक्ट होंगे, कि हमको जो है कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है, ठीक है ना? क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा, ठीक है? अब देखो ये सब बातें हाइपोथेटिकल है कि कैसा पेपर होगा, हमको तो अपनी तैयारी पूरी 100% करनी है। देखिए
नंबर एक याद रखना है आपको कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहां मिलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल में मिलते हैं के। और ये क्या होता है बेटा कि ये जो है ये रेनिन ये क्या करते हैं, ये रेनिन का सिक्रेशन करते हैं। और इनमें क्या होता है बेटा, हम कहते हैं ऐसा मानते हैं हम कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं उनके पास में जो है, उन सेल्स के पास में दबाव को यानी ब्लड के प्रेशर को महसूस करने की क्षमता होती है। और ऐसे रिसेप्टर होते हैं इन सेल्स के पास में जो ब्लड प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। और मतलब अब ब्लड प्रेशर क्या चीज है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। रक्तचाप क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, फ्लूइड का अपना एक दबाव है। और जो इस दबाव को महसूस करेगा वो रिसेप्टर क्या होगा, वो होगा एक तरह का मैकेनिकल रिसेप्टर होगा। तो हम बोलते हैं कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के पास में होते हैं मैकेनो रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भूलना नहीं है, ठीक है ना। मैकेनो रिसेप्टर ब्लड के प्रेशर को फील कर सकते हैं। ब्लड का प्रेशर क्या है, जो ब्लड है अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट इज द प्रेशर के जो दबाव को महसूस करेगा वो मैकेनो रिसेप्टर है। और वो मैकेनो रिसेप्टर कहां होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में होते हैं उनके। और वो क्या करते हैं, वो उससे वो महसूस करता है। और जैसे ये महसूस हुआ कि हाँ दबाव कम है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है वो रेनिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है। रिलीज रेनिन इन दी ब्लड में वो रेनिन को, अब रेनिन क्या करता है हम आगे बात करेंगे कि वो रेनिन को रिलीज करती है। और साथ साथ में जो है रेनिन को रिलीज करती है और फिर रेनिन जो है एक सिस्टम के थ्रू काम करता है, इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। और इसके थ्रू क्या करता है, वो जो एट्रियोल है उसकी स्मूथ मसल्स को कॉन्डक्ट करता है। और एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर पहले इतना था तो इतने से डायमीटर कम हो जाता है। जैसे डायमीटर कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को वैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। मैकुला डेंसा कहां होते हैं, मैकुला डेंसा होते हैं डीसीटी में होते हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल में होते हैं। बेसिकली ये होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैकुला डेंसा देखने मिलते हैं, जो कॉलमनर सेल्स होती हैं। और ये होते हैं कीमो, ये होते हैं कीमो रिसेप्टर, दीज आर दी कीमो रिसेप्टर के। ये सोडियम क्लोराइड को फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन को ये पता लगा लेते हैं उसका के। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, बिल्कुल नहीं भूलना बैठ के, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैकुला डेंसा होते हैं कीमो रिसेप्टर, ये फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाते हैं इनके। और जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होती है वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी मैकेनो रिसेप्टर होती है। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसके अलावा देखो, अब एक तो हमने क्या की बात की, हमने किडनी में लोकल, एक तो हमने किडनी में लोकल लेवल बात की, किडनी में जो है वो क्या यानी स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पे किडनी में क्या होता है, हमने वो बात की, ठीक है। अब यहां पे क्या देखा, हमने देखा कि किडनी में यदि ब्लड का प्रेशर कम होगा तो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो उस ब्लड के प्रेशर को पता लगाने के लिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ने रोल प्ले किया। फिर ब्लड के अंदर कितना सोडियम क्लोराइड है, कितना फिल्ट्रेट, ब्लड नहीं फिल्ट्रेट के अंदर, यानी जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज क्या है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोलिटी को पता लगाने के लिए जो है वो मैकुला डेंसा काम कर रहा है। अब क्या ब्रेन के पास भी कुछ है, हाँ ब्रेन के पास भी कुछ कंट्रोल होता है के। तो ब्रेन के पास में हम देखते हैं कि हमारी जो हाइपोथैलेमस है, हमारी बॉडी में जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है वो उसके पास में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। हाइपोथैलेमस इज द सेंटर जो हमारी भूख और प्यास के लिए रिस्पॉन्सिबल है के। तो हाइपोथैलेमस के पास में जो है वो कीमो रिसेप्टर होते हैं जो कि बेसिकली, और जिनको हम बोल सकते हैं ऑस्मो रिसेप्टर कहते हैं। और ये ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को ये महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर सॉल्ट का, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसको पता लगा सकते हैं इनके। तो हाइपोथैलेमस जो होता है उसके पास में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। और हाइपोथैलेमस जो होता है उसकी सप्लाई कहां होती है, देखो यदि आपको थोड़ा भी एंडोक्राइन सिस्टम मालूम है तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है, जो मास्टर ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, उसके हम नाम कहते हैं, एक होता है एंटर पिट्यूटरी होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके थ्रू जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस का एक सिरा है, जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन होते हैं उनका एक सिक्रेटरी सिरा जो है वो कहां होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है और वहां से केमिकल निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस के पास में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं और वो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम वासोप्रेसिन कहते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है हम वासोप्रेसिन कहते हैं। ये क्या करता है, ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वासोप्रेसिन कहते हैं, यूरिन को कॉन्सेंट करने में रोल प्ले करता है। और याद रखिएगा ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रमोट करता है। तो ये कुल मिलाकर यूरिन को कॉन्सेंट करने में रोल प्ले करता है। यदि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है एडीएच की बॉडी में कमी होती है तो वैसे पेशेंट जो होते हैं उनकी यूरिन पतली होती है, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन वाली यूरिन होती है और वो अधिक वाटर का लॉस करते हैं थ्रू यूरिन के, इसलिए उन लोगों को प्यास अधिक लगती है। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज नहीं है उन लोगों में कई बार क्या होता है एडीएच कम होने के कारण वे दे पास फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करते हैं वो, और फ्रीक्वेंट यूरिन बार बार प्यास लगती है। अब बार बार प्यास का लगना, बार बार यूरिन जाना, ये डायबिटीज के लक्षण भी होते हैं। तो लेकिन ऐसी डायबिटीज को डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, जो शुगर के कारण डायबिटीज होती है, जिसमें कि आपका इंसुलिन का लेवल कम हो गया होता है, उस डायबिटीज को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और जो एडीएच की कमी के कारण होती है उसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध इंसुलिन से नहीं है, उसका संबंध केवल एडीएच से, कि एडीएच कम निकल रहा है तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और यूरिन में से अधिक वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, इसलिए अधिक पानी पीना पड़ता है और अधिक बार यूरिन जाना पड़ता है। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है इट इंक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। कि ये कहां काम करता है, एडीएच के काम करने का जगह क्या होता है ये भी याद रखना है। एक एक डिटेल जो आपको बता रहा हूं बेटा सब एग्जाम में आता है। तो एडीएच के काम करने का जगह क्या होता है, वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। और एडीएच का क्या काम करता है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है जिससे कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। क्लियर, कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ऑस्मो रिसेप्टर कहां होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं वापस लौट के रेनिन पे आते हैं कि रेनिन क्या होता है। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि यदि एफरेंट एट्रियोल में ब्लड प्रेशर कम होता है तो एफरेंट एट्रियोल के पास में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं उनके पास में होता है मैकेनो रिसेप्टर। याद आया, मैंने क्या कहा आपसे कि एफरेंट एट्रियोल जो ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस तक पहुंच रहा है, यदि उसके अंदर दबाव कम होगा तो वहां पर जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होंगे, उनके पास होते हैं मैकेनो रिसेप्टर और वो दबाव की कमी को महसूस करेंगे और रेनिन नाम का केमिकल रिलीज करेंगे। अब ये रेनिन बाहर आ गया, रेनिन रिलीज हुआ। ठीक है, हमने कहा दिस इज दी रेनिन, ये रेनिन को रिलीज किया गया। ठीक है, क्लियर। अब एंजियोटेंसिन जो होता है, दिस इज द केमिकल एंजियोटेंसिन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन है। अब एंजियोटेंसिन कहां बनता है, एंजियोटेंसिन इज मेड बाय द लिवर। कि लिवर, हमारा लिवर जो है वो एक केमिकल बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन बोलते हैं। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है इस पर रेनिन काम करता है और उसको वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। इस एंजियोटेंसिनोजन को वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन, रेनिन के। तो रेनिन का रोल क्या होता है, रेनिन का रोल सिर्फ इतना होता है कि रेनिन एक लिवर द्वारा बनाया गया एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। उस एंजियोटेंसिन को वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है रेनिन। क्लियर। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसको जो है उस पर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या होता है बेटा उसका नाम, उसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहां बनता है, ये बनता है लंग्स में, ये बनता है लंग्स में, ये लंग्स में बनता है। ये एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये क्या करता है, ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये केमिकल एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो आपकी बॉडी की पूरी आर्टरीज का डायमीटर कम कर देगा और ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगा। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, देखिए इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इट कॉजेज arteries to constrict and increase the cardiac output resulting the increase in the blood pressure। के तो कुल मिलाकर जो है वो
ये जो गिरता हुआ जीएफआर होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया होता है, उसको ये बढ़ाता है, और कुल मिला के एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है आर्टरीज को कि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके। इसके अलावा वो एडीएच और एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को भी प्रमोट करता है। एडीएच जो है वो कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जो सोडियम आयन के और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब बड़ा देखो, मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं ना आपको, तो मैं कई सारे टेबल आपको इसलिए दिखाता हूं बेटा, क्योंकि ये एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करती हैं। क्योंकि आपका जब एग्जाम होता है ना, तो उसमें एमसीक्यू आता है, तो उस एमसीक्यू के लिए हमको एकदम साफ साफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कौन से हार्मोन कहां से निकल रहे हैं जो किसी प्रकार से यूरिन पे असर डाले, तो मैंने कहा इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन ये एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। इनका काम क्या होता है, दे कैन डिक्रीज किडनी फंक्शन टेम्परेली बाय वासोकॉन्स्ट्रिक्शन के, ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करके कई बार किडनी का फंक्शन को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं इनके। फिर रेनिन की बात करते हैं, रेनिन की बात करते हैं हम, तो रेनिन जो होता है ये नेफ्रॉन से जो है किडनी के नेफ्रॉन से निकलता है। कहां से निकलता है, ये निकलता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल से निकलता है, ठीक, जहां नेफ्रॉन वाला हिस्सा होता है, जहां पे एफरेंट एट्रियोल होता है, वहां से निकलता है। और ये ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजियोटेंसिन सिस्टम के। एंजियोटेंसिन कहां से रिलीज होता है, ये लिवर में प्रोड्यूस होता है, और ये फाइनली एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट, फर्स्ट में और फिर देन सेकंड में कन्वर्ट होगा और बीपी को बढ़ाने में रोल प्ले करेगा। एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, मतलब ये इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच वासोप्रेसिन कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द, मतलब ये हाइपोथैलेमस से बनता है और विद द हेल्प ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाहर निकलता है ये, और ये वाटर के लॉस को कम करता है। और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी जो होता है वो हार्ट के एट्रियम से निकलता है, ये उल्टा काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, हम आगे देखेंगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है ना, क्लियर? तो चलिए, अब इतना सब जानने के बाद अब इंटर करते हैं हम एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी क्या लिखता है, क्या हमने जो पढ़ा है उसको एनसीईआरटी सपोर्ट कर रहा है कि क्या, कहां पे क्या जो है वो कोरिलेशनशिप है। चलिए हम देखते हैं इसको। मैंने आपसे कहा कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय। अब देखिए अब यही तो क्वेश्चन बनता है सर के क्या आंसर लगाना पड़ के। अब देखिए, किडनी के कार्यों को बड़े इफेक्टिवली मॉनिटर करना, मतलब देखरेख करना कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, और उसको रेगुलेट करना, वो काम कौन करता है? तो इसके लिए हमने कहा नंबर 1 हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग दी हाइपोथैलेमस, और आपको बताया मैंने कि हाइपोथैलेमस के पास में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं और वो जो है वो ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को महसूस कर सकता है। दूसरा, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस कहां होता है? एफरेंट एट्रियोल में होता है, और जो है डीसीटी के अंदर मैकुलर डेंसा होता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर, याद रखिएगा, जब मैं बोलता हूं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस, जब मैं एक वर्ड यूज करता हूं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्लस मैकुला डेंसा। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहां होती है? एफरेंट एट्रियोल में होती है, मैकुलर डेंसा डीसीटी के अंदर होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, फिर टू ए सर्टेन एक्सटेंट दी हार्ट के, मैंने कहा ना हार्ट, अब देखो ये दोनों ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं के, और ये क्या होता है, इसको कम कर रहा होता है के, तो फीडबैक कंट्रोल तो रहना चाहिए के। तो हार्ट जो होता है वो जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड को रिलीज करता है, एएनपी को रिलीज करता है कुछ हद तक के, तो ये किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना बेटा कि कीमो ऑस्मो रिसेप्टर, जो ऑस्मो रिसेप्टर है, जो ऑस्मोलिटी को, ब्लड के ऑस्मोलिटी को समझ सकता है, वो कहां होता है? वो हाइपोथैलेमस में होता है। न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटेड बाय मैसेज फ्रॉम द ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर देखता है कि जो है वो यूरिया ब्लड, देखो बेटा सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर यूरिया का मात्रा बढ़ेगा, ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ेगा, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट बढ़ेगा, तो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और सडनली ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, उसको हाइपोथैलेमस फील करेगा के, फिर क्या करेगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो पिछले भाग में ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, और इसके अलावा मैंने आपसे कहा ना कि स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो हाइपोथैलेमस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो जो अलग अलग मैकेनो रिसेप्टर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो ब्लड प्रेशर को फील कर लेते हैं। केमो रिसेप्टर जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दे आल्सो फील द सोडियम क्लोराइड लेवल, और वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ठीक है,
वो क्या, देखो वो मतलब ये मैंने आपसे कहा कि देखो जो आप देख रहे हैं कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गया, देन ब्रेन ने उसके बाद इन्फॉर्मेशन को क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उसने आगे प्रमोट भी किया। उसको क्या लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड कैरीज मैसेज फ्रॉम बॉडी टू हाइपोथैलेमस के, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वहां वो इन्फॉर्मेशन को लेता भी है और आगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट भी करता है। एक्ट करने में क्या हुआ, स्मूथ मसल के कॉन्सेप्ट के हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए फिर मैंने क्या कहा आपसे, देखिए सिंपल सा तरीका समझ लीजिए, हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर से हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए के, हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो गए, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट एंड द न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, तो उन्होंने क्या किया, हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है जिनका एक हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग में खुलता है, उन्होंने एक्टिव कर दिया और उन सेल्स ने क्या किया, उन्होंने एडीएच को रिलीज किया, एंटी डायरेक्टिक। अब जो नर्व इंपल्स थी उसके थ्रू एडीएच को रिलीज किया गया और एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से वो ब्लड के अंदर चला गया के। अब एडीएच ने क्या काम किया, एडीएच और एंटी डायरेक्टिक हार्मोन ने किडनी में उसने जो है वो वाटर के मोर रिटेंशन को प्रमोट किया, इससे यूरिन का आउटपुट कम हो गया है, यूरिन जितना अधिक बाहर निकल रहा था यूरिन को कम कर दिया, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया के। और जो स्वेट ग्लैंड थी उन स्वेट ग्लैंड पर को हम बोलते हैं कि जो सुडोरीफेरस ग्लैंड बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, पसीने से वाटर का लॉस हो रहा था, उस स्वेट ग्लैंड को उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया, कम कर दिया, अब पसीने से वाटर का लॉस कम हो रहा है। सेकंड थर्ड काम क्या किया कि एट्रियोल कांस्टेंट के जो एट्रियोल थे उनको कांस्टेंट कर दिया है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाके जो है नंबर एक फ्लड के लॉस को रोका गया, दूसरा ब्लड का प्रेशर बढ़ा दिया गया ताकि जीएफआर मेंटेन रह सके, ठीक है। अब जो बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर है वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, मैंने कहा चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के इंपॉर्टेंट के, यानी बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो कैसे रेगुलेट होते एक्टिवेट होते हैं बेटा, ब्लड वॉल्यूम के चेंज होने पर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम के कम होने पर, उसमें परिवर्तन होने पर और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन होने पर ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर के, जैसे ही बॉडी में जो है वो फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होता है के, एक्सेसिव लॉस होता है, अब सिंपल सी बात के बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी के अंदर यूरिया का लगातार प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो यूरिया, अब फ्लूइड कम हो रहा है, यूरिया लगातार बन रहा है, तो धीमे धीमे बॉडी ब्लड कंपार्टमेंट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। The excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone और vasopressin from the neurohypophysis। neurohypophysis का मतलब होता है posterior pituitary gland के, pituitary gland का पिछला हिस्सा, ठीक है ना। और अगला हिस्सा कहलाता है एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है। तो बॉडी से फ्लूइड का जब भी एक्सेसिव लॉस होगा, लिक्विड का एक्सेसिव लॉस होगा, तो आपका चूंकि यूरिया का लिवर में लगातार प्रोडक्शन हो रहा होता है, फ्लूइड कम हो रहा है बॉडी में, तो यूरिया का कारण जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, उससे जो है हाइपोथैलेमस जो है वो उस ऑस्मोटिक के परिवर्तन को महसूस कर लेता है, देन वो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन को रिलीज करता है ताकि बॉडी फ्लूइड के लॉस को कम कर सके, ठीक है। अब एडीएच कैसे काम करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात कर रहे हैं, एडीएच काम करता है, क्या काम करता है एडीएच, अब एडीएच ने कैसे बढ़ा दिया, एडीएच के काम करने की जगह कहां पे, एडीएच के काम करने की जगह होती है डीसीटी डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के। ये क्या करता है, ये जो है वो विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी, ध्यान से बात करके, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो प्राइमरी मैसेंजर है, ये जो है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की सेल के पास जाता है और वहां पर जाकर ये सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एएमपी डीएनए को इंफॉर्मेशन देता है और डीएनए फिर एक्वापोरिन्स के लिए जो जरूरी प्रोटीन है, एक्वापोरिन क्या होते हैं, साइटोलॉजी में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन के वो चैनल जो केवल और केवल वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं, तो ये एक्वापोरिन को बनाने को प्रमोट करता है। तो एडीएच अपना काम, यदि आप बिल्कुल जाके देखेंगे तो कोई भी काम बिल्कुल सेल के लेवल पे होता है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो जो है जो डीसीटी है और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है और जो है रिसेप्टर पे जुड़ने के बाद साइक्लिक एएमपी जो सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल होता है उसको वो एक्टिवेट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज के। और उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद जो है साइक्लिक एएमपी डीएनए को जाके इंफॉर्मेशन देता है और डीएनए जो है उसके बाद जो है वो ऐसे प्रोटीन आता है जो एक्वापोरिन में काम आते हैं और इससे क्या होता है, नंबर ऑफ एक्वापोरिन जो है डीसीटी के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ जाता है और अधिक वाटर को वो अंदर ले पाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आप है ना, बिल्कुल जो कह रहा हूं मैं आपसे, देखिए एडीएच आया ब्लड से, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से एडीएच आया,
देखा आपने, एडीएच गया, एडीएच रिसेप्टर पे गया, वहां पे जाके आप देख रहे हो वहां पे जो है वो एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम लगा, एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम लगा, साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेस को बनाया, डीएनए को इंफॉर्मेशन गई, देन उसके बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली एक्वापोरिन्स बन रहे हैं और एक्वापोरिन वाटर के ट्रांसपोर्ट रोल प्ले कर रहे हैं। कितना मजेदार हटके। और ये जो पूरा कुछ हमने साइकोलॉजी में डिस्कस किया हुआ था एक बार के, कैसे साइक्लिक ये काम करता है के, सेकंड मैसेज ऑफ सेल क्या होता है, मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, तो सब कुछ तो मेम्ब्रेन के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब ADH facilitate water reabsorption from later part of the tubule, later part of tubule का मतलब क्या है गया, DCT and collecting duct, ठीक है ना, thereby preventing diuresis के and excessive water, यानी diuresis का मतलब क्या होता है, excessive यूरिन का होना, इसको ये रोकता है, इट इंक्रीज और दी एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को हम डायूरेसिस कहते हैं। और जो एंटी डायूरेटिक दवाएं होती है वो क्या होती हैं, जो एंटी डायूरेटिक दवाएं होती है वो क्या करती है बेटा, वो यूरिन के एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम करती है। और डायूरेटिक दवाएं क्या होती हैं, जो डायूरेटिक मेडिसिन होती है वो यूरिन के प्रमोशन को बढ़ाती है। जब कभी किसी आदमी का सडनली ब्लड प्रेशर रेस करता है, कभी किसी व्यक्ति का सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा ना हो कि कोई आर्टरी फट जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए उसको, तो बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली लैसिक्स हुआ, ऐसे डायूरेटिक हम इंजेक्शन में फॉर्म में देते हैं और उसके थ्रू जो है वो हम उसको डायूरेसिस का इस्तेमाल करते हैं और फ्लूइड को कम करते हैं। कई लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, तब उनको जब हम दवाएं देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, जैसे क्लोरोथायोजाइड मेडिसिन देते हैं हम लोग के, तो ऐसी मेडिसिन में क्या होता है, क्लोरोथैलिडोन देते हैं हम लोग के, तो ऐसी मेडिसिन में क्या होता है, ये बेसिकली डायूरेटिक मेडिसिन होती है जो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देती है। कि उससे क्या होता है, उससे यूरिन अधिक पास होने से बॉडी के अंदर फ्लूइड कम रहता है और उससे ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो एडीएच है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो किडनी पे तो काम करता है। कैसे काम करता है, मैंने आपको कहा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से काम करता है, ठीक है। साइक्लिक एएमपी का भी बात किया हमने, लेकिन ये साथ में एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ही लगी हुई ग्लैंड होती है, उसके कॉर्टिकल पोर्शन को भी ये प्रमोट करता है। तो एडीएच के इफेक्ट में इससे क्या के कारण जो है वो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो जो है वो रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, और ये भी डायूरेसिस को प्रमोट जो है वो कम करता है। कि ये भी जो एल्डोस्टेरोन जो है वो भी यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ावा देता है, कि ये उससे वाटर के लॉस को कम करता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोटिक रिसेप्टर के। यदि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रॉपर वाटर होगा, तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का कम रहेगा, और ब्लड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो ऑस्मो रिसेप्टर का स्विच ऑफ हो जाएगा के, और इससे क्या होगा, ये एडीएच का जो साइकिल है वो रुक जाएगा के। एडीएच रिलीज एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज to complete the feedback. Okay, ADH can also affect the kidney function by its constrictor effect on the blood vessel. ADH जो होता है वो सीधा सीधा ब्लड वेसल पर भी काम करता है, और ADH के कारण ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आती है, इसलिए ADH को हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वासोप्रेसिन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये जो है वो वेस्कुलर सिस्टम पे भी काम करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेस करता है, इसलिए इसको वासोप्रेसिन भी हम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। एकदम खुला दिमाग रख के सुनो, सुनते हैं आपको ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या एक बार मैंने पढ़ा देना आपको, बता रहा हूं मेडिकल कॉलेज तक यही काम आएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक। ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से वो एडीएच को रिलीज करेंगे। एडीएच ब्लड वेसल पे काम करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये उससे बीपी बढ़ेगा, इसलिए इसको वासोप्रेसिन भी कहते हैं हम। और किडनी पे काम करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़े, ब्लड के अंदर वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये काम करने का तरीका होता है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे काम किया, समझ गया बेटा आपके, तो ये कैसे काम किया बेटा, इसने जो है वो वास्तव में इसने जो कलेक्टिंग डक्ट है और जो इसके अलावा क्या है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट के अलावा जो डीसीटी के थ्रू काम करता है, के क्लियर। अब सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे कहा कि अब आप देखो, मैंने आपसे कहा कि जैसे आप पानी पीते हो, आपने वाटर, अब आपका बॉडी में फ्लूइड कंपोनेंट कम हो रहा, हाइपोथैलेमस ने फील किया, तो हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करने के साथ में आपको प्यास भी लगाता है। कि हाइपोथैलेमस का एक काम हो रहा है कि वो आपको थ्रस्ट या प्यासे होने की फीलिंग देता है, तो आप पानी पीते थे। जब आप सफिशिएंट पानी पी लेंगे तो आपका ऑस्मोलिटी फिर मैनेज जाएगा, तो वैसे में एडीएच को अधिक काम नहीं करना पड़ेगा, तो आपका हाइपोथैलेमस सब प्रकार से जो है वो पूरे वॉल्यूम को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। An increase in the blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR. Okay? Juxtaglomerular apparatus play a complex regulatory role.
ए फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR कैन एक्टिवेट द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज द रेनिन, अभी देखा मिनट के, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट के। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनता है? लिवर में बनता है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। देन जो है लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन सेकंड में इसको कन्वर्ट करता है। के फाइनली एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है इट इज ए पावरफुल वासो, वेरी वेरी के जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है इट्स ए पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है बेटा, और इसलिए GFR को ये प्रमोट करता है। भाई डायमीटर जैसे कम करोगे आप, जैसे आप डायमीटर कम करोगे आर्टेरियोल का, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए juxtaglomeralar cell secrete renin if the blood pressure is still too low after adenosine has caused the vasoconstriction के। भाई देखिए एडेनोसिन, ये ADH की हम बात कर रहे हैं, ये ADH की, ये गलती से प्रिंट हो गया, ये सीधी ADH के। तो ADH ने काम किया हाइपोथैलेमस के माध्यम के, यदि उसके बावजूद अभी भी कमी है यहाँ पे के, तो रेनिन क्या करेगा बेटा? रेनिन को रिलीज करेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के, और रेनिन जो होता है वो जो है वो वास्तव में वो एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू काम करेगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ये, और साथ में ये जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ऐसे काम होता है। This is the one of the very very important flow chart. You should know it. Okay? ये आपको बेटा हमेशा याद रखना है क्योंकि आपको पूरे मेडिकल करियर में भी काम आएगा आगे के, तो you should know about के, और उसको अच्छे से याद दिमाग में डाल लीजिए इसको। देखो क्या हुआ, महसूस किया गया कि ब्लड का प्रेशर कम है और कम प्रेशर होने के कारण किडनी ने रेनिन को रिलीज किया। किडनी के पास में जो केमिकल ऑलरेडी प्रेजेंट था वो होता है प्रोरेनिन। क्या होता है? प्रोरेनिन के, और इस प्रोरेनिन को जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो होती हैं वो रेनिन के रूप में रिलीज करती है जब उनको इंडक्शन मिलता है थ्रू मैकेनो रिसेप्टर की ब्लड प्रेशर में कमी आ गई के, तो रेनिन को रिलीज करके लिवर जो होता है वो एंजियोटेंसिन को बनाता है के, ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ने रेनिन को रिलीज किया तो एंजियोटेंसिन जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनता है, और ये एंजाइम में ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है कि अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है इट्स पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, और इसके रिसेप्टर आपको कहां देखने मिलेंगे? आपको ब्लड वेसल्स में के आर्टरियोल, जितने भी आर्टरियोल है, जितनी भी आर्टरी वहां पर रिसेप्टर देखने मिलेंगे। और इसने क्या किया? इसने जो है वो इसके जो रिसेप्टर होंगे उससे इंफॉर्मेशन लिया और फाइनली आर्टरीज को उसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया इसने, और उससे ब्लड प्रेशर सोडियम रिटेंशन बढ़ जाता है। क्या काम करेगा ये करेगा वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ये उससे ब्लड प्रेशर और सोडियम रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ऐसे काम करता है। तो ये ओवरऑल पूरे सिस्टम को बेटा हम क्या बोल रहे हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के, और हम लोग मेडिकल में इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम रास। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के, तो लिवर से बना एंजियोटेंसिन बना, टेंसिनोजन बना, किडनी से रेनिन बना, रेनिन के अब कौन किस पे कहां काम करता है ये हाई लेवल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था के, और ये बिल्कुल कह रहा हूं कि ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसलिए एकदम दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं के, तो मैं बता रहा हूं मतलब एग्जाम में आ सकता है। तो देखो बेटा, जो लिवर का से बना हुआ एंजियोटेंसिन है उसको रेनिन ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, लंग्स से बनने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट किया, और सेकंड जो होता है ये क्या करता है बेटा? ये जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? किडनी में जो है वो क्या करेगा बेटा? ये वास्तव में जो है आर्टेरियोल को एफ्रेन आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वो ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा, प्रेशर को बढ़ा देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये ADH के सिक्रेशन को और प्रमोट करेगा। ठीक है, जो स्मूथ मसले आपकी वेस्कुलर स्मूथ मसले जो आर्टरीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे हाइपर टेंशन हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, उससे हाइपोथैलेमस जो होता है उसको वो स्टिमुलेट करेगा, उससे थ्रस्ट बढ़ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स थ्रू एल्डोस्टेरोन को निकलवाएगा। ये काम एंजियोटेंसिन सेकंड करता है। आपको बता दूं मैं, मेरे पास एक आज के 3 साल पुरानी बात है कि मेरे पास एक पेशेंट था। ठीक है, 18 साल उम्र होगी, बढ़िया लड़का, अच्छा हेल्दी लड़का था, जिम विम करता था, तो अच्छे मसल्स बना रखे थे उसने के, और उसका जब वो उसको बड़ा एक दिन क्या हुआ, जिम करते था उसको बड़ा घबराहट हुआ, उसको थोड़ा दिखना भी कम हुआ, तो मेरे क्लिनिक पे आया उठ के, मैंने उसको चेक किया, मैंने उसका बीपी चेक किया, तो उसका बीपी था 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के एंड 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैं उसको बोला कि तुम थोड़ा आराम करो, आधे घंटे बाद दोबारा बीपी लूंगा। दोबारा बीपी लिया, again the blood pressure is 175 and 110। अब
मुझे लगा कि इसका बीपी ज़्यादा, मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखे उसको मिनट के, मैंने उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखे उसको, मैंने उसको बोला अपनी आई भी टेस्ट, क्योंकि आंखें भी होती है, जब आपका बीपी काफ़ी अधिक होता है ना तो आंखों पे भी असर पड़ता है उसका, तो वो बेसिकली हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आती है, आंखों का रेटिना भी अफेक्ट होने लगता है उस सेट के। तो क्या हुआ कि वो उसका जांच कराया हम लोगों ने के, मालूम चला कि भाई एवरीथिंग इज नॉर्मल इन ब्लड, ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। देन आई सजेस्टेड कि भाई तुम किडनी वाले डॉक्टर पास जाओ और अपना जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, किडनी चेक कराओ के। तो वो किडनी वाले डॉक्टर पास गया, चेक किया उसमें के, मालूम चला कि एवरीथिंग ना नॉर्मल, स्ट्रक्चरली देखो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी किडनी के अंदर जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था वो हाइपर एक्टिव था के, यानी वो वासु कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था बार बार, यानी किडनी के अंदर जो है वो केमिकल लेवल पे ही कुछ प्रॉब्लम थी जिसके चलते उसका बीपी बढ़ा रहता था के। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने उसको एक दवा दी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर दिया हमने, दवा का नाम है के, ठीक है। मार्केट में रैमीप्रिल जो है वो तमाम नाम से मिलती है, ऐसे दवा खरीद के बाद खा लेना बहुत इंपॉर्टेंट, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिलती के। तो हमने एस इनहिबिटर दिया उसको हमने के, उससे क्या हुआ, उससे उसका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में आ गया। लो डोज में दवा दी हमने, एकदम 110 70 एकदम परफेक्टली ऑलराइट। तो समटाइम तो ये पढ़ रहे हैं ना, ये मेडिकल में पूरा बहुत काम का है बेटा आप करके। तो अभी हमने क्या कहा आपसे, अभी हमने कहा कि हमने देखा कि कैसे एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है और क्या काम ये करता है, ठीक है। फिर चलिए फिर कहा आपसे कि एंजियोटेंसिन सेकंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, देखा भी हमने। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, ठीक है। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर के, इसलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, और सही शब्दों में बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं इसको हम, के क्लियर। अब ये तो हो गया, सब कुछ हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हो गया, सब कुछ क्या हो गया जिससे कि बीपी मेंटेन रहे, जीएफआर बढ़े, वो था के। अब हम क्या देखते हैं, अब इसका एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फीडबैक कंट्रोल भी कर सके इसको, तो एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रियम ऑफ द हार्ट के। अब हार्ट में, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि हार्ट जो है, यदि हार्ट का के अंदर जो है वो, हार्ट के अंदर यदि जो है वो ब्लड जो है वो अधिक अमाउंट में होगा, अधिक फ्लूइड में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक पानी का बोतल है ये, ठीक है। यदि ये वाटर बॉटल जो है, ये वाटर बॉटल जो है पूरा फुल भरा हो, पूरा यहां तक फुल भरा हो, पूरा फुल भरा हो के, जब मैं इसे प्रेस करूंगा ना तो ये प्रेस नहीं होगा, मैंने आपसे कहा कि ये पूरा हवा ही भरा सकते, ये प्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है ज्यादा, पूरा हवा पूरा वाटर फुल भरा हुआ, तो मैं इस बॉटल को प्रेस नहीं कर, लेकिन जब जैसे ही मैं इसका प्रेशर कम करता हूं, नाउ आई कैन प्रेस इट, मैं इसे प्रेस कर पा रहा हूं, देखिए मैं इसे प्रेस कर पाया, ठीक है। क्यों प्रेस कर पाया मैं इसको, इसलिए प्रेस कर पाया इसको मैं क्योंकि मैंने इसके अंदर का कंपोनेंट कम कर। इसका मतलब ये हुआ, प्रेस करने की बात करें हम तो एट्रियम, यदि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हार्ट ब्लड को फ्लो कर पाएगा आगे? नहीं कर पाएगा। एट्रियम में क्या हो रहा है कि सारा सिस्टम काम कर रहा है, सबने क्या किया, सबने फ्लूइड का रिटेंशन कर दिया कि वाटर को बाहर मत जाने दो, वाटर को अंदर ले लो, सोडियम को अंदर ले लो। एक सोडियम अंदर लेते हो ना, 10 वाटर मॉलिक्यूल अपने आप अंदर आता है। सोडियम विद बगैर वाटर का नहीं है, सोडियम बोलता है हम तो वाटर के साथ ही घूमेंगे, 10 वाटर अंदर आता है। अब क्या हो रहा है कि वाटर अंदर आ गया, अब सारा टेंशन हार्ट का हो गया, अरे इतना सारा वाटर, अब हम दबाएंगे कैसे हार्ट को, आर्टरी एट्रियल के। तो क्या होता है, जैसे ही हार्ट के ऊपर प्रीलोड एक्स्ट्रा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ता है, तो हार्ट के एट्रियम को मालूम चला कि यार दबाव बढ़ रहा है, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल का नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF के। इसको हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी कहते हैं, इसको हम ANF भी कहते हैं और ANP भी कहते हैं, दोनों सही है के। ये क्या करता है, ये करता है वासोडाइलेशन, ये आर्टरीज को फैला देगा, बोलेगा आर्टरी बोलेगा तुम डायलेट करो, जैसे आर्टरी डायलेट करेगी तो दबाव कम हो जाएगा, तो फ्लूइड जो है वो जो सीधा हार्ट में दबाव अधिक प्रेशर से आ रहा था वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये वासोडाइलेशन करता है और इससे ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। जाहिर सी बात है, पहले क्या था, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी तो अधिक तेजी से ब्लड जा रहा है, अब रिलैक्स कर दिया तो अब कुछ अमाउंट फ्लूइड का डायमीटर बढ़ा, वहां प्रेजेंट है, तो हार्ट के ऊपर का लोड कम हो गया, तो ये वासोडाइलेशन करता है, बीपी कम करता है। तो ANF मैकेनिज्म जो होती है वो बेसिकली एक प्रकार का चेक होती है, एक प्रकार का जो है फीडबैक सिस्टम होती है, किसके खिलाफ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के खिलाफ। क्लियर? ठीक है, देखिए
है ना। जो आपका एट्रियम है वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड को फैक्टर को वो रिलीज करता है, और ये कहां से निकलता है, हार्ट के एट्रियम से निकलता है। अब एट्रियम से क्यों निकलता है भाई, एट्रियम प्रेशर को फील करता है, वो अधिक वाटर रुक गया है तो एट्रियम को काम करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम स्ट्रेचेस द कार्डियक रेट के, जैसे ही प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, वाटर ब्लड के अंदर बढ़ता है, तो जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड का, तो उससे क्या होगा कि जो कार्डियक एट्रियम, हार्ट का एट्रियम है वो स्ट्रेच होगा, और उससे क्या निकलेगा, एएनपी निकलेगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड निकलेगा, और ये क्या करेगा, ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, रीनल ट्यूब्यूल को प्रमोट करेगा कि वाटर का लॉस करो, सोडियम को बाहर निकालो उठ के, और साथ में जो है कुल मिलाकर ये यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, और ये वासो डायलेशन करेगा। ये काम एएनपी करता है, ठीक है, क्लियर। अब ये तो हम समझ गए कि किडनी रेगुलेट कैसे होती है। अब आपको मुझे बताना है कि आपके पास एक होमवर्क है कि ये क्या है, ये होमवर्क है। पहले लेक्चर के पहले तो वो रूटीन क्वेश्चन थे, ये होमवर्क है। होमवर्क ये है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, और 1 से लेके 6 तक की लेवलिंग और ए से लेके एफ तक की लेवलिंग करके बताइए कि क्या है इसके, 1 2 3 4 5 6 क्या है, और ए बी सी डी ई एफ क्या है इसके। बार बार पूछूंगा जब तक कि आपके दिमाग में चीजें सेट ना हो जाए, क्लियर, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो यहां पर बात हुई, खत्म हुई कि किडनी हमारी कैसे रेगुलेट होती है, उसकी बात की यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे हम, है ना बेटा। चलिए, पढ़ते रहिए लगातार, और मैं कहता हूं आपसे, कभी भी पढ़ते हो ना बेटा तो बोझ मत समझो उसको कि एक निपटाना है, निपटाना नहीं है, जानना है, सीखना है, और एग्जाम में फोड़ कराना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए बेटा, क्लास पूरा हुआ हमारा, अभी बारी है एमसीक्यू लगाने की। तो कुछ एमसीक्यू बेटा हम जो है वो सॉल्व कर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपसे जो है सबसे पहले मैं ऐसे 2 एमसीक्यू जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए, और फिर आपने उस कंफ्यूजन को मुझे बतलाया कि आप में से कई बच्चे इतने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सर देखिए इस एमसीक्यू में ऐसा लाइन एनसीईआरटी में दे रखा है, और भले ही आंसर की में जो है आंसर कुछ दे रखा हो, तो फिर मैंने जो है वो सोचा कि एक बार हम उन एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं बेटा, क्योंकि कारण यह है कि हमें एग्जाम में नंबर चाहिए, कोई भी गलती की संभावना हमारे पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो, अब ये 2 एमसीक्यू जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बेसिकली ये एमसीक्यू अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहां पर उनके आंसर की में आंसर भी डिफरेंट के, लेकिन हमने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए, उस पर हम गौर करेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर। तो पहला एमसीक्यू जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए वो ये है बेटा, ठीक है। अब ये मैंने किस क्लास में लिया मैं भूल रहा हूं, लेकिन मैंने ये एमसीक्यू को जो है आपने पॉइंट आउट किया, तो इसको मैंने लिया कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से हमको असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें जो है वो चुनना है कि देखो, अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये भी सही है बेटा, ठीक है, क्लियर। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज अमोनियम आयन थ्रू द गिल सरफेस ऑफ द फिशेस, ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में के, ऐसा बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में शुरू में ही ऐसा दे रखा है। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है, या हम बिल्कुल टेक्निकली सही बात करें कि हम टेक्निकली सही बात करें तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, सुनना बात पहले बात सुन लो, इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि सभी फिशेज में जो है वो आपकी बोनी फिश भी आती है, कार्टिलेजिनस फिश भी आती है। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है वो यूरिया रिलीज करती है, जबकि बोनी फिश अमोनिया रिलीज करती है। जो अमोनिया रिलीज करती है वही मछलियां वो होंगी जो कि अमोनियम आयन के फॉर्म में अमोनिया को बाहर निकालेंगी, ठीक है ना। तो यहां पे केवल फिश वर्ड लिखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, यहां पर इनको लिखना चाहिए था बोनी फिश। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको, चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो अदर एग्जाम का क्वेश्चन है, तो जो है वो यहां पर आंसर नीट के अंदर, अब देखो सुनो बात के, ये आपने बिल्कुल सही कहा बेटा, आप में से जितने बच्चों ने ये कहा ना, थैंक यू वेरी मच बेटा अटेंशन दिलाने के लिए चीज के। यहां पर नीट में आंसर इसी को, ये जो है ये आंसर जो है ना, ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा, मतलब हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो मतलब पहले 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए, अदरवाइज कोई दूसरा एग्जाम होता तो हम बोलते हैं नहीं भाई यहां फिशेस लिखा हुआ है, बोनी फिश होती है, जो कार्टिलेजिनस फिश ऐसी नहीं होती है, उसमें अमोनिया नहीं निकलता है, तो हमारा आंसर ये स्टेटमेंट गलत हो गया होता, जो मैंने बताया था पहले आपको। लेकिन चूंकि यहां पर अभी ना तो ये एम्स का एग्जाम है, ठीक है, ना ये जिपमर का एग्जाम है, ना ये एएमयू का एग्जाम है, ना ये बीएचयू का एग्जाम है, ये सभी एग्जाम जो थे इनका लेवल डिफरेंट था, ठीक है। अभी हमारा जो नीट का एग्जाम है उसका लेवल बिल्कुल और बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल पर है, ठीक है। इसीलिए
ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब जब 3 स्टेटमेंट सही है तो अब गलत क्या हो गया? गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर ठीक कर लेना आप, ठीक है। अब बिल्कुल नीट के अकॉर्डिंग के मैंने कहा ना, आपने मेरा देखो बेटा, मैंने गलत नहीं किया था, मैंने गलत इसलिए नहीं किया था क्योंकि कारण ये है कि मैंने आपको बताया ना बेटा, फिश में दोनों कैटेगरी आती है। जब लिखा है अमोनिया इज मेजर, तो यदि आप एक जो है बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे तो वाटर के अंदर बहुत सारा लाइफ फॉर्म वाटर के अंदर प्रेजेंटेड, के वाटर के अंदर मोर बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इनसाइड दी वाटर, मैराइन बायोडाइवर्सिटी बड़ी संख्या में, के तो वहां पर अमोनिया मेजर हो जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप का है, तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3 सही है, तो गलत कौन सा होगा? चौथा वाला गलत होगा बेटा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दिस इज द आंसर फॉर नीट। अभी हमको एम्स नहीं देना है, हमें बायोलॉजी ओलंपियाड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जिपमर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज डू करेक्शन, ठीक है, करेक्शन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। मैंने कहा ना बेटा, एक भी क्वेश्चन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मैं लेता हूं, ठीक है। यदि एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कुछ गड़बड़ होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। इसलिए हम कहीं कोई संभावना गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, एकदम ऑनेस्ट रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। आपने इशू को रेज किया, मैंने बिल्कुल एड्रेस किया इशू को कि नहीं बच्चे सही बोल रहे हैं कि नीट में तो सर वो आंख बंद करके एनसीईआरटी मान रहे हैं। जब आंख बंद करके एनसीईआरटी मान रहे हैं तो हमारे कितने भी ज्ञान, कितना भी सही कॉन्सेप्ट, उसका वैल्यू कुछ नहीं रह जाता है ना। तो चलो आंसर ठीक कर लेते हैं इसका, क्लियर, चलो ठीक। फिर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये भी पहले डिस्कस हो चुका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें आंसर जो है मैंने बताया वो सही आंसर है, लेकिन एक आंसर जो है वो इसमें और भी करेक्ट है। अब हमको फिर से हमको आंसर चुनना है, नीट के लिए आंसर चुनना है हमको, मतलब हमको एनसीईआरटी पर बेस्ड आंसर ही चुनना है हमको, ठीक है। मतलब दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जिपमर, ठीक है। अब यहां पर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि फिर देखते हैं हम, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। In most of the invertebrate excretory structure are complex tubular form, गलत है, के अधिकतर इन्वर्टिब्रेट में सिंपल फॉर्म में होते हैं, के वर्टिब्रेट है सिंपलर ट्यूबुलर ऑर्गन एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर लाइक किडनी इज ए कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, ये भी गलत हो गया, के। अब प्रोटोनेफ्रिडिया इज प्राइमरली कंसर्न विद एक्सक्रीशन। अब एनसीईआरटी में इन्होंने इसको खोल दिया है ऑस्मो रेगुलेशन कर दिया, एनसीईआरटी में इसको उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन कर दिया, जबकि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है इट्स ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, के उसमें एक्सेस वाटर को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं के। तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग है। मैं कह दूं आपको कि एनसीईआरटी कई जगह पर अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करती है बेटा, ठीक है। इसलिए कई बार क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो वो तो देखो मुझे पढ़ाना होगा तो मैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन कई जगह पर एनसीईआरटी कंट्राडिक्ट करती है और हमें वो कंट्राडिक्शन मालूम होना चाहिए। तो आप में से कोई बच्चों ने कहा सर देखिए इसमें आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन को एनिमल किंगडम में वही सब जगह वही चीज मेंशन किए करते आए हम लोग, लेकिन यहां पे सर ऑस्मो रेगुलेशन लिखा है, और तो इसका मतलब ये है। तो मैं एक काम करता हूं एनसीईआरटी जरा लेके आता हूं ताकि हम जो है वो चीजों को पेज नंबर भी समझ पाए कि कहां पर क्या लिखा हुआ है वो, तो मैं एनसीईआरटी उठाकर, और मैं आपको बता दूं कि मेरी एनसीईआरटी पूरी की पूरी जो है ना वो आज भी इतनी किताबें पढ़ने के बाद ये किताब ऐसी है जो किताब जो है बहुत जगह पे कंट्राडिक्ट करती है, खैर हमारे लिए तो भैया यही है। कभी कभी एनसीईआरटी को लगता है कि मैं ही भगवान हूं भैया, है ना, ठीक है, अब क्या बोले आदमी, है ना। चलो तो देखो कहां गया इसमें, देखो इसमें लिखा है इन्होंने प्रोटोनेफ्रिडिया आर, पेज नंबर 291, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो एक्सक्रीशन है ऑस्मो रेगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना, तो इन्होंने उसको आउट मार दिया उसको। अब स्टेटमेंट सीधा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, तो ठीक है। टेक्निकली ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, टेक्निकली क्वेश्चन इज रॉन्ग, टेक्निकली क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, कि इस पर आप क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ये एनटीए बोलेगा कि भैया चैलेंज करना है तो पहले तो पैसा लाके दो हमको, अपना पैसा लाके जमा करो, फिर चैलेंज करना, और फिर तुम्हारी हम सुनेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए हम नहीं उलझते उसमें। फिर सही स्टेटमेंट आप देखो, फिर लिखा है उन्होंने उसी लाइन में के लिखा उन्होंने, उसके ऊपर लिखा है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थस, रोटिफर, सम एनिलिडा एंड सिफेलोकॉर्टा एम्फिऑक्सिस के। अब ये इन्होंने सही कर दिया के। तो जो जिपमर के अंदर जो आंसर है, आंसर की में बेटा वो आंसर ये है
ऑफिशियल आंसर शीट पे, ठीक है ना। लेकिन वही वाली बात है ना, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ना कि यहां पर एनसीईआरटी जो है वो 100% रूल कर रही है यहां पे। तो अब आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया डी हो गया। सी और डी बोथ, यदि ऑप्शन में सी एंड डी बोथ करेक्ट दे रखा है, दैट इज द मोर करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा ही माना जाता है, उसको अलग नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं किडनी हमारी एक्सक्रीशन भी करती है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही भाग होता है वो। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में साफ साफ ऑस्मो रेगुलेशन लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, आंसर को ठीक किया, हमने कहा आंसर डेल्टा डी। क्लियर। अब देखो ना, मैंने जो क्वेश्चन लिए उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल निकला है वो क्वेश्चन, और ये बहुत जरूरी है, तभी तो एमसीक्यू लगाने में हमको बहुत अलर्ट रहना होता है कि भाई कहीं पे कोई यदि हम पढ़ रहे हैं, कहीं कोई कंट्राडिक्शन आपको एनसीईआरटी से मिलता है तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए उसको, क्योंकि कई बार क्या है, एनसीईआरटी गलत होने के बावजूद उसको हमें सही मानना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अब ये तो सीधा लाइन वाले क्वेश्चन है ना बेटा, ठीक है। अब जैसे कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्मो रेगुलेशन इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको आंसर तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही लगाना पड़ेगा, है ना बेटा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है ना। तो दो क्वेश्चन में जिनमें आपको कंट्रोवर्सी थी, उनकी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने वो दोनों क्वेश्चन आपको जो है वो करेक्ट करवा दिए बेटा, ठीक है। बहुत जरूरी है बेटा, बारीक नजर रखना बहुत जरूरी चीजों पर, ठीक है ना। आप कुछ भी इश्यू रेस करते हैं तो बायोमेंटर सुन रहे होते हैं, ठीक है, पूरी टीम सुन रही होती है, एवरीबडी इज वेरी वेरी कंसर्न्ड एंड वेरी वेरी जो है वो आपसे बहुत अटैच्ड है हम लोग, कि आपका सिलेक्शन मतलब हमारा सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन सफलता मतलब हमारी सफलता, आप हमारे लिए हमसे अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के एमसीक्यू पे, पुरानी कहानी पुरानी हुई, अब आते हैं नए एमसीक्यू पे, नए 10 एमसीक्यू देखते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। और हाँ, इस बार लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने एक काम उठाया, मैंने कहा भैया ऐसा है कि एनसीईआरटी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच करके दो भाई, जो पूछा गया के, तो जो है इसलिए वो दोनों क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल सही था बेटा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर को हमने चेंज किया है नीट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कुछ जगह ऐसी है बेटा नीट के जो एनसीईआरटी में, जहां पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ थोड़ी बड़ी गलतियां हैं, लेकिन हमें वैसे ही उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको पता है पैटर्न देख के कि एनटीए वाले वैसे ही आंसर मान रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया ऐसी है, यदि कोई बोलता है कि तुमको एग्जाम देने जाना, सर के बल खड़े होकर एग्जाम दोगे तो ही हम मानेंगे सिलेक्शन तुम्हारा, तो हम सर के बल खड़ा होना भी सीख लेंगे, ठीक है ना। कोई बोलेगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुमको जो है वो ऐसे ऐसे डांस करना, तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, विच इज ट्रू अबाउट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए क्या सही है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बात के, 90% वाटर एंड सोडियम आयन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन डीसीटी, क्या यह सही स्टेटमेंट, जल्दी से बताओ, मैं 4 क्वेश्चन कर रहा हूं एक क्वेश्चन में, क्या यह सही है, बताओ। नहीं, यह सही नहीं है बेटा, दिस शुड बी पीसीटी, वो भी 70 से 80% होता है पीसीटी में, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब ओनली इन डिस्टल कर, नहीं बेटा, ओनली डीसीटी में नहीं होता है, ये पीसीटी में होता है, मेनली पीसीटी में होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड ओनली इन प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल, वाटर केवल और केवल पीसीटी में होता है, गलत है। वाटर का जो है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो लूप ऑफ हेनले से भी निकलता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में भी लेते हैं हम, तो जरूरत पड़ने पे वाटर है, वाटर जो है पूरे रीनल ट्यूब्यूल में वाटर को हम रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, एक्सेप्ट यानी वाटर कहां से, हमने आपसे कहा एक्सेप्ट वाटर असेंडिंग लिम्ब जो होती है उसको छोड़ दें आप, तो वाटर की परमिबिलिटी तो हर जगह पे, वाटर को रीअब्सॉर्ब कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ बेटा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 99% ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड 99% वाटर और ग्लूकोज जो भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज निकलता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसको जो है रीनल ट्यूब्यूल जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज को तो पूरा ही कर लेते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है बेटा, तो 99% वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको, जो भी ग्लूकोज का उसको जो है वो आपका रीनल ट्यूब्यूल जो है एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ग्लूकोज तो 1% भी बाहर नहीं निकलता, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब होता है, याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में, एक्सेप्ट डायबिटीज ना हो तो नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। पर चूंकि क्वेश्चन ऐसा है इसलिए आंसर डेल्टा डी है। देखो ये बात तो आप दिमाग में डालकर रखो बेटा अच्छे से, के कोई डाउट मत रखना इसमें, एनटीए वाले आपको 180 क्वेश्चन देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मानकर चलना आप 3 या 4 क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत होंगे, क्वेश्चन गलत होगा, 2-3 में आंसर गलत होंगे, ये मानकर चलना आप, ठीक है। ऐसा ही होता है, पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं, हम ऐसा ही कर रहे हैं वो लोग के, इसीलिए हमको लेकिन सही करना है,
हमको, क्योंकि हम सही होंगे तो हम लड़ पाएंगे, गलत होंगे तो हम लड़ भी नहीं पाएंगे उनसे, क्या एटलीस्ट बोल पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे उस चीज को हम, ठीक है, बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है, तो अलर्ट रहिए। चलिए फिर सारे बेटा एग्जाम वाले क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट डिजिटल कम्युनिटी बिल्ड के, यानी इसमें से डीसीटी के लिए क्या सही है बताइए। कंडीशनल सोडियम आयन रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन ये भी सही है, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिए, आप पढ़िए, बिल्कुल साफ साफ एनसीईआरटी से दे रखा है बेटा क्वेश्चन के, आंसर आ गया डेल्टा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन किडनी ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व, किडनी में ग्लोमेरुलस कहां भाग लेता है। अब यहां पर यदि आपने आंसर ऑल ऑफ द अबव लगाया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि जो है ग्लोमेरुलस इज जस्ट ए फिल्टर, ये क्या करता है, ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर बाद में तो यूरिन का केवल कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेट करते हैं यूरिन को केवल, ठीक है ना। तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है सॉल्ट ग्लोमेरुलस में नहीं होता है, ठीक है, यूरिन का कलेक्शन भी नहीं होता है, यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है बाय ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर बेटा अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं और वो ऑल ऑफ द अबव आंसर लगाते हैं, आंसर गलत है। सिंपल सा सड़ा सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, उसमें गलती मत करना, क्योंकि आपने डेल्टा डी आंसर लगाया गलत, क्योंकि ग्लोमेरुलस इज फॉर फिल्ट्रेशन। बाकी रीएब्जॉर्प्शन कहां, पीसीटी से काम शुरू होता है वो वाला, है ना बेटा, क्लियर, ध्यान रखिएगा, और ग्लोमेरुलस इज डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 4, इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज, कि अब बताइए, अब ये आया क्वेश्चन के भयंकर क्वेश्चन आया, पूछ रहा आपसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, तो बताइए। अब आप क्या बोलेंगे, आप में से कई बच्चे लगा देंगे 120 mmHg ब्लड प्रेशर, गलत है आंसर, क्या ठीक। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका सिंपल सा आंसर होगा कि आपको जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड को लेके आया है, और जहां पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, उससे ब्लड बाहर निकलेगा, उससे वो जो है वो प्लाज्मा या हम बोले यूरिन के लिए फिल्ट्रेट बाहर उससे निकलेगा, ठीक है, और उसको रिक्लेम करेगा कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको रिक्लेम करेगा। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला इमेज देखते हैं, मैंने लेक्चर में ये बताया हुआ आपको बेटा, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, 55 mmHg होता है। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, 30 mmHg है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, 15 mmHg है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया बेटा, 55 माइनस 30 प्लस 15 मतलब कितना हो गया, 10 mmHg इज द इफेक्टिव, है इफेक्टिव जो नेट फिल्ट्रेशन नॉर्मली होता है वो होता है 10 mmHg पे होता है, ठीक है ना, क्लियर। इसीलिए जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन दी ब्लड फ्लो इन दी ग्लोमेरुलस, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया ये प्लस 10 mmHg, ठीक है ना, ठीक। फिर कोई पूछता है एफरेंट आर्टेरियोल में कितना प्रेशर था, तो 75 mmHg इज द प्रेशर इन द एफरेंट आर्टेरियोल, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली रीअब्सॉर्ब्ड इन, अब मैंने आपसे क्या बोला था अभी हाल के, टोटली रीअब्सॉर्ब कहते हैं ग्लूकोज एक्सेप्ट डायबिटीज को छोड़ दें, तो बाकी आप दे पाएंगे कि ग्लूकोज को पूरी तरीके से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता, तो आंसर इज ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कितना था, तो याद रखिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होता है और पैसिवली होता है, तो आंसर इसका हो गया ए, ठीक है, क्लियर। तो गलती मत लगाना, करना बेटा के, गलत आंसर मत लगाना इसका, सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिसाइड फाइनल आयन बैलेंस इन ब्लड। आप देखो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट ये 2021 का एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा, के किडनी में कौन सा रीजन जो है वो ब्लड के अंदर फाइनल आयन बैलेंस को डिसाइड करता है। तो याद रखना बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी नहीं है आंसर, डिसेंडिंग लिम्ब भी नहीं है आंसर, इसका है डीसीटी और कलेक्टिंग रेट, ये डिसाइड करते हैं कि एक्टिव सिक्रेशन करना है नहीं करना पोटेशियम आयन का, ठीक है।
बाइकार्बोनेट को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, सोडियम को वापस लेना है कि अंदर बाहर निकालना है, ये सब डिसाइड करता है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। साफ साफ आंसर। दिस इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा ये, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी को देखें यहां पे हम, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहां गया ये, देखो हम देखते हैं इसमें, यस ठीक है, जहां पे देखा ना बेटा, देखो है ना, डीसीटी में देखा है कि लास्ट लाइन है डीसीटी के अंदर के पेज नंबर 294, ठीक है। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक, आयनिक बैलेंस की बात हो गई। फिर देखो कलेक्टिंग डक्ट में क्या लिखा है, it also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of hydrogen and potassium ion। आंसर है DCT and collecting duct is the right answer, ठीक है ना, जो ब्लड के अंदर आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, What is permeable for ascending loop of Henle? The again direct question from NCERT। देखो बेटा NCERT से बड़े अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार के। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के लिए किसके लिए परमेबल है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, परंतु सोडियम आयन के लिए परमेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप का बिहेवियर अलग अलग होता है, हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एडीएच टेक्स प्लेस इन के, एडीएच टेक्स प्लेस इन, तो एडीएच किसमें भाग लेता है, तो देखो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है बेटा, ये वाटर रिटेंशन इन यूरिन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रिड्यूसिंग यूरिया फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन। अब देखो बेटा अगेन इट इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, क्या पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। ये भी अगेन एग्जाम का ही क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो हम कहां जा रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं, देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पेज नंबर 297, एडीएच facilitate water reabsorption from the later part of the tubule, thereby preventing diuresis। diuresis मतलब जो है वो अधिक वाटर का बाहर निकलने के। तो हम क्या बात करते हैं, तो ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, क्या करता है ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है के। तो क्या आंसर आएगा इसका, तो वाटर रिटेंशन, वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन के, यूरिन से वाटर के एब्जॉर्प्शन में ये रोल प्ले करता है बेटा के, क्लियर। तो वाटर रिटेंशन इन यूरिन कंफ्यूज करेगा बेटा स्टेटमेंट, ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है, रिड्यूसिंग जो है वो यूरिया फॉर्मेशन। तो देखो साफ साफ लिखा है इसमें, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी can activate the receptors which stimulate the hypothalamus to release the antidiuretic hormone और vasopressin from the neurohypophysis, ठीक है ना, posterior pituitary से निकलते। ADH facilitate water reabsorption from the later part of the tubule का मतलब क्या है, DCT और collecting tubule की बात कर रहे हैं, वहां से ये क्या करेगा बेटा, ट्यूब्यूल के लेटर पार्ट से जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, तो एब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम दी यूरिन, की यूरिन से वाटर को एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ावा देगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, in urinary system aldosterone takes part in retention of, again it is a question from NCERT के, क्या काम करता है, देखो अब ये भी वहीं से लिया गया क्वेश्चन है सेम। मैंने कहा ना बेटा एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ, उससे भी क्वेश्चन कितने आसानी से क्वेश्चन मानते हैं एग्जामिनर। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, कहां गया आपका, हाँ देखिए 297, aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubule, okay, and this also lead to an increase in blood pressure and GFR, renin angiotensin system के बारे में बात किया हुआ हमने के। तो ये क्या करता है बेटा, किसका reabsorption बढ़ाता है, सोडियम आयन, सोडियम को रोकोगे तो वाटर अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। तो वाटर और सोडियम में से एक चुनना हो तो चुनिए सोडियम को, क्योंकि सोडियम के रुकने पर वाटर ऑटोमेटिक रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगेन द आंसर इज सी आंसर आया यहाँ पे, ठीक है। तो देखा आपने बेटा, मतलब ये कि यदि हम इन एमसीक्यू को हम केवल उड़ता हुआ देख लें, ना देखें ढंग से, ना लगाए ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में हम क्या गलती कराते हैं, क्या। तो हमको एक तो एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपके लेक्चर्स में 100% एनसीईआरटी कवर है, कोई भी कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया गया, लेकिन याद तो आपको रखना पड़ेगा ना एनसीईआरटी बेटा, है ना, फंडा एकदम क्लियर रहना चाहिए। इसलिए खूब सारे एमसीक्यू लगाइए, डीपीएस को लगाइए बेटा, उसे मिस मत कीजिए, टेस्ट को मिस मत कीजिए। मैं देख रहा हूं बच्चे टेस्ट मिस कर रहे हैं, डीपीएस भी नहीं लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस शीट को पढ़ना छोड़ दिए, ऐसा मत कीजिए बेटा प्लीज। आपके लिए पूरा कमांडो ट्रेनिंग का सही बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसको लगातार फॉलो करते चलेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो
पढ़िए बेटा, अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.